नमस्कार, मैं रविश कुमार। लौटते हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने सत्ता, विपक्ष और आम जनता तीनों को हिला दिया है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को झकझोरने वाला कदम बन चुका है। जी हां, बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं की घर घर जाकर दोबारा गिनती होगी। मतलब वोटर लिस्ट की फिर से समीक्षा। कब और कैसे होगा यह सब? 25 जून से 26 जुलाई तक पूरे बिहार में हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में बूथ लेवल ऑफिसर ब्लो दस्तक देंगे। वे करेंगे नाम की पुष्टि, नए फॉर्म भरवाना, दस्तावेज इकट्ठा करना। और दस्तावेज ऐसे मांगे जा रहे हैं जो हर आम नागरिक के लिए जुटाना आसान नहीं। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का नाम और उनका जन्म स्थान। अगर आप 18, 21 वर्ष के बीच हैं तो और भी ज्यादा जांच। जो दस्तावेज नहीं दे सका वो लिस्ट से बाहर। अब सोचिए, बिहार जैसा राज्य जहां आज भी लाखों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं है, वहां यह दस्तावेज कौन और कैसे लाएगा? साल 2000 में बिहार में जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3.7% था। 2007 तक भी यह आंकड़ा 25% से कम था। तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ बहाना है? क्या यह कानूनों को रातों रात संसद में बिना बहस के पारित किया गया तो किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया तब सरकार ने उन्हें बातचीत के नाम पर उलझाए रखा, लेकिन बिल वापस लेने से इनकार करती रही, क्योंकि यह कानून सीधे सीधे बड़े कॉरपोरेट घरानों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश दिलाने और मंडी प्रणाली को समाप्त करने की भूमिका निभाते थे, जिसमें रिलायंस एग्रो की योजनाएं पहले से तैयार थीं। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बीपीसीएल, एयर इंडिया, लिक आदि में विनिवेश और निजीकरण की गति को इस प्रकार तेज किया गया, जिससे ऐसी कंपनियों की रणनीतिक हिस्सेदारी या तो मुकेश अंबानी की कंपनियों द्वारा खरीदी गई या उनके समूहों से तालमेल रखने वाली इकाइयों को दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार का आर्थिक एजेंडा एक स्पष्ट पूंजीवादी ढांचे की ओर बढ़ रहा था, जहां मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे नारों के पीछे असल लाभ रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों को ही मिला। वहीं छोटे व्यापारी, मध्य वर्ग और रोजगार खोजने वाली युवा पीढ़ी हाशिए पर धकेल दी गई। और इसी दौरान स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला, आरटीआई के कमजोर पड़ने और सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के माध्यम से विरोधियों को डराने की रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई सवाल खड़ा न हो सके। उदाहरण के तौर पर राफेल डील में अंबानी को फायदा पहुंचाने का मुद्दा, बैंक खड़ों के पुनर्गठन में विशेष छूट और 5G नीलामी में पहले से नियमों को इस प्रकार ढालना कि रिलायंस जियो सबसे लाभ में रहे। इन सभी घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि मोदी सरकार एक लोकतांत्रिक ढांचे को चलाने के बजाय एक कॉरपोरेट प्रायोजित संरचना को बढ़ावा दे रही है, जहां लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह गया है और असल शक्ति उन चंद हाथों में सिमट चुकी है।